हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्नातक यानी ग्रेजुएशन के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करना शुरू करेंगे और इसमें हम लोग बीए के सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर के एजुकेशन के सभी पेपरों का यूनिट वाइज अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रम वाइज, यूनिट वाइज हर टॉपिक को अध्ययन हम लोग करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हमको पढ़ने से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हूबहू हमको मिल जाएंगे, जिससे हमको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी और किसी भी प्रकार के सीरीज या और भी अन्य सामग्री का इस्तेमाल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देखना है और इसका नोट्स बना लेना, जिससे आपको भविष्य में परीक्षा में भी काम आएगा और आगे भी आप यदि एजुकेशन से रिलेटेड कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको यह काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन जिन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर व्यवस्था लागू हो गई है, उन सभी यूनिवर्सिटियों में, पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सब में हर सब्जेक्ट का कॉमन सिलेबस है, यानी एक बराबर सिलेबस है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, यदि वहां सेमेस्टर सिस्टम लागू है तो आपका सिलेबस यही रहेगा। तो इसलिए ये जो सिलेबस है एजुकेशन का, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए वही है, सेम है। जहां जहां सेमेस्टर लागू, जहां पर ईयरली सिस्टम है यानी सालाना वाली व्यवस्था है, वहां पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पार्ट जो भी सिलेबस का है सब वही रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो सिलेबस को जैसा कि देखिए, शिक्षा शास्त्र एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें पूरे सिलेबस को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में बांट के अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी वाला जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं आप लोग को प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में भी बता दूंगा और बेहतर तरीके से समझा दूंगा, जिससे आप लोग को अपने प्रैक्टिकल फाइल बनाने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसका सिलेबस देख लेते हैं, वो सिलेबस क्या है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले जो ये पेपर है इसका नाम जान लेते हैं। देखिए, इस पेपर का नाम क्या है कि डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं उससे संबंधित चुनौतियां। तो ये पेपर का नाम है, क्योंकि पेपर का नाम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको हर समय पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि हमारे पेपर का नाम क्या है। तो पेपर का नाम क्या है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियां, ये पेपर का नाम है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं सिलेबस को। देखिए सिलेबस, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है और हर यूनिट को हमको क्रम वाइज पढ़ते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो जैसे देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है, इस यूनिट का जो नाम है वो है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली। पहले अपने देश में प्राचीन काल में किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था लागू थी या किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इसमें देखिए हमको पढ़ना है कि वैदिक काल में और बौद्ध काल में किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था थी और इस शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी, इसका क्या लक्ष्य था, इसकी क्या कमियां थी, इसकी क्या अच्छाइयां थी और वर्तमान भारत के आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसका क्या योगदान है। इसके साथ साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो विदेशी यात्री आए थे, उनका हमारे देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है। तो ये सारा जो है हमारे यूनिट 1 में हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड, यानी मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था।
पहले में पढ़ना है हमको प्राचीन और दूसरे यूनिट में पढ़ना है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। इसमें देखिए हम लोग को देखना है कि मध्यकाल में जो शिक्षा व्यवस्था थी अपने देश में उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उस काल की शिक्षा का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, और फिर इसकी क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, और लास्ट में देखना है कि इसका वर्तमान भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा यूनिट है। उसके बाद देखिए तीसरे यूनिट में हमको पढ़ना है एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड, यानी औपनिवेशिक काल में अपने देश में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी औपनिवेशिक भारत में शिक्षा, यानी औपनिवेशिक का मतलब हो गया कि जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, यानी अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो उस समय अपने देश की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो इसमें देखिए हमको पढ़ना है सम लैंडमार्क्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या बदलाव किए गए, और उन बदलावों में से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सुधार और बदलाव थे जिसके वजह से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमको पढ़ना है चार्टर एक्ट 1813 से 1833, यानी 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हमको पढ़ना है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ये देखिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी हुआ था और इसमें क्या बात कही गई थी, इन सारी चीजों को हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए मैकाले की जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसको हमको पढ़ना है, यानी मैकाले के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है वुड का डिस्पैच, ये क्या था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि हंटर कमीशन ने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुझाव दिए थे ब्रिटिश सरकार को। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये कब गठित हुआ था, किसके समय में गठित हुआ था, इसकी क्या क्या बातें थी। उसके बाद पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया या दिया गया गोखले बिल। उसके बाद सैडलर आयोग, सैडलर आयोग क्यों गठन किया गया था, इसकी क्या अनुशंसाएं थी, इसने ब्रिटिश सरकार को क्या सुधार करने के लिए कहा था। और उसके बाद पढ़ेंगे वर्धा योजना, यानी महात्मा गांधी के द्वारा अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए थे। तो इस प्रकार से ये तीसरे यूनिट में हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगला जो यूनिट है चौथे यूनिट में हमको पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी आजादी के बाद के भारत की शिक्षा व्यवस्था या स्वतंत्रता के पश्चात भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था, ये पढ़ना है हमको अगले यूनिट में, यानी चौथे। इसमें देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है राधा कृष्णन आयोग के बारे में। उसके बाद हमको पढ़ना है मुदालियर आयोग के बारे में। उसके बाद पढ़ना है कोठारी आयोग के बारे में। इन सब आयोगों ने अपने देश के स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लाने के लिए क्या सुझाव दिया भारत सरकार को, ये सारी चीजें, और इसका इस समय की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से योगदान है, ये पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और फिर 1992। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या थी, इसमें क्या प्रावधान थे, फिर इसको संशोधन करके 92 में किस प्रकार से इसमें नई चीजों को शामिल किया गया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा योजना या नीति 2020, यानी जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू है उस शिक्षा नीति के क्या क्या प्रावधान है और उस शिक्षा नीति को लागू करने के पीछे उसकी क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए अगला यूनिट है पांचवा यूनिट। इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी
पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। भारत में, अपने देश में इस समय पूर्व प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसको हमको इस यूनिट में पढ़ना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए क्या पढ़ना है कि अपने देश के पूर्व प्राथमिक शिक्षा की असंतोषजनक स्थिति के पीछे क्या कारण है। इसके बाद फिर पढ़ना है कि प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जानी चाहिए, उनके प्रशिक्षण से संबंधित किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए फिर इसमें हमको पढ़ना है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल यानी शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता किस प्रकार से अपने देश में मौजूद है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए इसमें पढ़ना है लूप होल्स ऑफ सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए किस प्रकार का पर्यवेक्षण होना चाहिए, किस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता या समानता से संबंधित किस प्रकार की समस्या अपने देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में है, ये पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद देखिए हम लोग अगला यूनिट है 6वां यूनिट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। वो देखिए था पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, इसमें पढ़ना है हमको प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं यानी अपने देश में शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको अलग अलग भाग में बांट के हमको पढ़ना है, यानी 3 यूनिट में यही पढ़ना है। एक है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं से संबंधित, ये 6वां यूनिट है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, और फिर इसके बाद अगला है उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याएं। तो देखिए 6ठे यूनिट में हमको पढ़ना है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक लोगों की पहुंच और उनकी उपलब्धता से संबंधित क्या समस्याएं हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार की भाषाओं से इस प्रकार कैसे इसमें समस्या आती है, बच्चों का जो मातृभाषा है और क्लास या स्कूल की जो भाषा है उससे बच्चों को क्या प्रभाव पड़ता है, पाठ्य पुस्तकों से संबंधित किस प्रकार की समस्या है। उसके बाद देखिए लोगों की जनसंख्या या उनकी जाति पाति के आधार पर किस प्रकार की समस्या है। उसके बाद देखिए लोगों को यानी गार्जियन के ऊपर किस प्रकार की वित्तीय समस्या है, किस प्रकार का भार है, सिलेबस से संबंधित कौन सी समस्या है। उसके बाद देखिए छात्रों के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की किस प्रकार से कमी है, और फिर ये जो अपने देश में ये शिक्षा प्रणाली है इसमें किस प्रकार की गुणवत्ता होनी चाहिए, इसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें अभी क्या सिचुएशन है, ये पढ़ना है। और उसके बाद फिर देखना है लास्ट में कि साइबर वर्ल्ड के प्रभाव को देखते हुए, बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से शिक्षा में किस प्रकार से समस्या आ रही है। यानी साइबर वर्ल्ड का मतलब हो गया कि जो ये इंटरनेट की दुनिया है तक इसका क्या प्रभाव पड़ता है अपने देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में, और इसके द्वारा इस स्टूडेंट, इसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनमें किस प्रकार का तनाव होता है, किस प्रकार का खिंचाव होता है, ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए हमको पढ़ना है 7वें यूनिट में प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा की समस्याएं। उच्च शिक्षा की समस्याएं हमको इस यूनिट में पढ़ना है। अब इसमें देखना है हमको कि अपने देश में उच्च शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहले देखिए है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस यानी पहुंच की समस्या, यानी उच्च शिक्षा किस किस के पहुंच के अंदर है, यानी कौन से लोग इस शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, कौन से लोग नहीं कर पाते। इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर के आधार पे, यानी महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर लोगों में से किस प्रकार से लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा। उसके बाद देखेंगे जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे और रीजन यानी क्षेत्र के आधार पे किस प्रकार से अपने देश में उच्च शिक्षा तक लोगों की पहुंच है। उसके बाद देखेंगे उच्च शिक्षा व्यवस्था में जो
परीक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार की है और उस परीक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे सूचना का प्रसार, सूचना का विस्तार कितना तेजी से हो रहा है और इसकी क्या उपयोगिता है, वैलिडिटी है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्टूडेंट का इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको क्या हासिल हो रहा है, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार की उच्च शिक्षा होने के बावजूद भी हमारे देश में इस प्रकार की बेरोजगारी का कारण क्या है, ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में किस प्रकार से सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी समस्या हमारे देश में उच्च शिक्षा से संबंधित है। और उसके बाद हम लोग लास्ट की यूनिट में 8वीं यूनिट में पढ़ेंगे कि अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमको सबसे लास्ट वाली यूनिट में पढ़ना है। देखिए इसमें सबसे पहला है नगरीकरण, यानी किस प्रकार से नगरीकरण का प्रभाव अपने देश की शिक्षा में पड़ रहा है। उसके बाद देखिए जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या जो इतनी तेजी से अपने देश में बढ़ रही है, ये किस प्रकार से अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। उसके बाद तीसरा चीज है पॉवर्टी, यानी गरीबी, किस प्रकार से गरीबी की वजह से अपने देश में शिक्षा को प्रभावित होना पड़ रहा है, लोग किस प्रकार से गरीबी की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे। और चौथा है ब्रेन ड्रेन, इसको कहा जाता है प्रतिभा पलायन, यानी किस प्रकार से अपने देश में जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं वो क्यों यहाँ से दूसरे देशों में चले जा रहे हैं, विदेशों में चले जा रहे हैं, अपने देश की सरकार इनको अपने यहाँ रोकने में क्यों सक्षम नहीं है, इसकी क्या समस्या है, क्या कारण। तो इस प्रकार से हम लोग 8 यूनिट में ये पूरा सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये सिलेबस जो है आपके परीक्षा से पहले पूर्ण हो जाए। उसके साथ साथ मैं आप लोग को देखिए इसमें जो सेकेंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का है सिलेबस उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। इसमें देखिए आप लोगों को एक स्कूल की प्रोफाइल को प्रिपेयर करना है। अब वो स्कूल देखिए 6 से लेके 12th का होना चाहिए और इसमें चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, चाहे एडेड स्कूल हो सकता है, चाहे प्राइवेट स्कूल, यानी आप जिस किसी भी स्कूल का बना सकते हैं, बस यही होना चाहिए कि वो स्कूल क्लास 6 से 12 का होना चाहिए और उसकी पूरी प्रोफाइल बनानी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 यूनिट करके आपको इस फाइल को बनाना है 3 पार्ट में। सबसे पहले देखिए आपको स्कूल क्या होता है ये बताना है, स्कूल की क्या आवश्यकता और इसका क्या महत्व है, यानी ये पहले सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद आप लोग को विभिन्न प्रकार के स्कूल कौन कौन से होते हैं और उनका प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है, यानी स्कूल के प्रकार और उनका प्रशासन, ये आपको सेकेंड पार्ट में लिखना है। और उसके बाद आपको किसी एक स्कूल की प्रोफाइल को बनाना है और स्कूल की प्रोफाइल का क्या फॉर्मेट होता है ये भी आपको उसमें, तो ये आपके प्रैक्टिकल की फाइल का सिलेबस है। तो कुल मिलाकर देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने एजुकेशन सब्जेक्ट में बीए सेकेंड सेमेस्टर में हमको क्या क्या थ्योरी में पढ़ना है और क्या हमको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, इन सारी चीजों को मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके यूनिट का अध्ययन करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसको लास्ट तक करते जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने अपने आप को इतने देर तक मेरे साथ बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए